guys, welcome to my YouTube channel. Hi, this is Arpita. Let's start our new session. हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को जान रहे थे। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने जाना इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बारे में। अब जानते हैं रिनासा पीरियड जो कि 1500 टू 1660 एडी तक है। हम लोग 4 एज को जानेंगे: एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलिन एंड कॉमनवेल्थ, जिसमें क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, लिटरेरी डेवलपमेंट फैक्ट्स हैं इस एज के। इसके पहले वाले वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में बताया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट होता है रेनेसां पीरियड में। एलिजाबेथन पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में लिटरेचर जो है हर फॉर्म में डेवलप होता है। इंग्लैंड के हर फॉर्म में वो डेवलपमेंट ही ला रहा था। सोशल कल्चर डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन जो था वो हो रहा था। ट्रैवलॉग्स, एलिजाबेथन क्वीन ने बहुत सारे ट्रैवलॉग्स किए, ऑथराइज ट्रैवलर्स लाए, इन्होंने ऑथराइज किया। इंग्लैंड इस पीरियड में एक सुपीरियर पावर बन गया था। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज ऑफ रिवाइवल के टाइम पे जो एक रिजीम हुआ था, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी बनी। बात करते हैं अब इस लिटरेचर के, इस पीरियड के बारे में। ड्रामा में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। यूनिवर्सिटी विट्स का योगदान था, जिसमें कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी विट्स थे। द सेकेंड पोइट्री, थर्ड प्रोज। यूनिवर्सिटी विट्स ने ज्यादा डेवलप। यूनिवर्सिटी विट्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे। एलिजाबेथन पीरियड में सबसे पहले थिएटर बना, जिसका नाम द थिएटर रखाया गया। उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड के ही यूनिवर्सिटी विट्स में आते थे विलियम शेक्सपियर। इनकी एक अपनी थिएटर थी जिनका नाम था द ग्लोब। हम फेमस पोएट्स की बात करते हैं तो वो है एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, जिनकी भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट्स की बात करते हैं तो सोनेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। देन आफ्टर फिलिप सिडनी, जो कि एक फेमस पोएट्स थे। ड्रामाटिस्ट की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, विलियम शेक्सपियर, ये सब थे। अब आते हैं प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज राइटर्स में वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोज राइटर थे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश, ऐसे भी इनको कहा जाने लगा। शेक्सपियर के एज में थिएटर बहुत पॉपुलर हुई थी। इनका थीम ब्लैंक वर्स के रूप में लिखा जाने लगा। इनमें बहुत सारे थीम्स पे बेस्ड थे: लव, बिट्रेयल, रोमांस, सुपरनेचुरल पावर, ये सारे थीम्स थे इनके ड्रामा के। उस समय कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, एन एम्पायर ऑन विच सन नेवर सेट्स, इसलिए ऐसा कहा जाने लगा ना, क्योंकि एलिजाबेथन एज की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग्स को इतना एक्सपेंड कर दिया कि एक कंट्री में अगर सनसेट होता तो दूसरे में सनराइज होता था। ये वही पीरियड है जहां राइटर्स अपने मॉडर्न इंग्लिश की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने फ्रेजल वर्ब, न्यू वर्ड्स इन्वेंट करने लगे, वो लोग जिसको हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। सिर्फ विलियम शेक्सपियर ने ही मोर देन 1700 वर्ड्स को डिस्कवर किया। आज हम लोग बहुत सारे फ्रेजेस, कोट्स फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ये सारे एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज की। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद एलिजाबेथन एज की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद स्टार्ट होता है जैकोबियन एज के नाम से। जैकोबियन नाम से इसके जानते हैं क्योंकि इस एज के जो राजा थे वो किंग थे, वो रूलर बने, वो किंग जेम्स। किंग जेम्स का लैटिन नेम जैकोब होता है। उसी के नेम पे इस एज का नाम जैकोबियन एज पड़ा। स्कॉटलैंड के राजा थे ये, स्कॉटलैंड के राजा थे और स्कॉटलैंड में इनको जेम्स 6 कहा जाता था। जब ये इंग्लैंड में रूलर बने तब इनका नाम हुआ जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट रूलर थे इंग्लिश, या in the history of England he is the first ever ruler who ruled over 3 countries: Spain, Ireland and England. आयरलैंड का जो इंग्लैंड के किंग बने तो इनको आयरलैंड भी इसीलिए देखना पड़ा, और स्पेन से ये तो खुद बिलोंग करते थे। अब जो बात है ट्यूडर डायनेस्टी के लास्ट थी
क्वीन एलिजाबेथ और किंग जो जेम्स थे वो स्टुअर्ट डायनेस्टी के थे। इनका एरा चालू हो जाता है। अब कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं इस एज में जिनको कि गन पाउडर कॉन्स्पिरेसी, गन पाउडर ट्रीजन कहते हैं। ये जो कैथोलिक्स थे ये किंग जेम्स को मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं जिसको गन पाउडर टीजर के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन ये सफल नहीं हुए थे। कुछ कैथोलिक्स का ये ग्रुप जो इनको मारना चाहता है, तो ये क्या करते हैं, गन पाउडर एक प्लॉटिंग करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये बोन फायर टीजर के नाम से भी आज जाना जाता है। नवंबर 5 को इंग्लैंड में आज भी एक बॉन फायर टीजर नाम से एक सेलिब्रेशन होता है। जैसे दशहरे में हम लोग रावण का पपेट जलाते हैं, वैसे ही वहां पे आज भी नवंबर 5 को पेपर का पपेट्स जलाया जाता है, इसी खुशी में, किंग जेम्स के बच जाने की खुशी में। वो लोग कैथोलिक्स क्या करते हैं, किंग जेम्स की डेथ के लिए पार्लियामेंट के बेसमेंट में, वेस्ट मिनिस्टर एबे जो कि पार्लियामेंट का नेम है, उनके पार्लियामेंट के पूरे बेसमेंट में उन्होंने क्या किया, गन पाउडर को फैला दिया और एक्सप्लोजन करने का प्लान था उनका। लेकिन गन पाउडर ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो सफल नहीं हो पाई। 5 नवंबर उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि 5 नवंबर जो होता है वो पार्लियामेंट का ओपनिंग डे होता है। इसी गैंग के किसी मेंबर ने एक गुमनाम पत्र राजा को लिखा जिससे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चला। जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया था, जिन लोगों ने, जिन कैथोलिक्स का ग्रुप ने, वो अरेस्ट हो गए। राजा की सेफ्टी का सेलिब्रेशन आज भी बॉन फायर टीजर के नाम से नवंबर 5 को इंग्लैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और रहा बात लिटरेरी वर्क्स की, बात करते हैं इस एज में, तो मेजर पोएट्स वो होते थे जो कि मेटाफिजिकल पोएट्स कहलाते थे, जैसे कि एंड्रयू मार्वल, जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट। ये अमेजिंग पोएट्स हैं जिन्होंने सोनेट्स में, पोएट्री में बहुत ही अमेजिंग क्रिएशन किया, बहुत ही अमेजिक क्रिएशन को लीड किया। मेटाफिजिकल पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्री, ये सारा मेटाफिजिकल, इनका जो बेस्ड पोएट्री थीम था वो लव, प्लेटोनिक लव, रिलीजियस थीम, यही सारा थीम्स पे बेस्ड था, जो कि एक अमेजिंग वर्क ऑफ सोनेट्स, अमेजिंग वर्क ऑफ पोएट्री को क्रिएट करता है। फिजिकल पोएट्स का एक अमेजिंग क्रिएशन ऑफ वर्ड्स भी है जो कि अभी भी इंग्लिश लिटरेचर में यूज होता है। एक वर्ड हम जानते हैं कार्पे डीम। इस वर्ड का मीनिंग होता है सीज द डे, यानी किसी भी दिन का बेस्ट यूज करना, उस दिन को पूरी तरह से यूज करना, उस दिन को पूरी तरह से जीना। तो ये वर्ड जो है ये एक न्यू वर्ड नहीं है, ये जो वर्ड है ये मेटाफिजिकल पोएट्स का ही एक क्रिएशन में से एक वर्ड है। तो ये रहा जेकोबिन ईरा की बात। अब हम बात करते हैं कैरोलिन एज के बाद हम बात करते हैं कैरोलिन एज की। कैरोलिन एज जो कि 1625 से 1649 तक इसका पीरियड था, जिसमें किंग चार्ल्स यहाँ के किंग बने, न्यू रूलर ऑफ इंग्लैंड। और इस एज में पॉलिटिकल चेंजेस इतने होने के कारण पूरा इंग्लैंड दो पार्ट में बट गया। कुछ लोग वहां पे किंग के सपोर्टर थे और कुछ लोग वहां पे रिपब्लिक का डिमांड कर रहे थे। तो मेजर इवेंट जो थे इस एज के, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल से शुरू होता है कि पूरी पार्लियामेंट जो है राजा के अगेंस्ट हो जाती है। चार्ल्स फर्स्ट एक नया निर्णय लेते हैं जो कि कैथोलिक क्वीन से शादी करने का डिसीजन लेते हैं। तो वहां के लोग डर जाते हैं कि कैथोलिक का रूल हो जाएगा इंग्लैंड पे, तो इस फैसले के अगेंस्ट पार्लियामेंट हो जाती है और किंग ने अपना पूरा पर्सनल रूल 10 साल तक चलाया था। जब 10 साल तक वो किसी भी बात को लेके पार्लियामेंट से कोई भी निर्णय का डिस्कस नहीं करते थे, वो अपना पर्सनल रूल जो है वो जनता पे थोप देते थे और चलाते थे। तो पार्लियामेंट ने सोचा हमें इनका कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही रीजंस थे जिनके कारण पार्लियामेंट ने एक बहुत सिविल वार का निर्णय लिया और एक सिविल वार हुआ जहां चार्ल्स फर्स्ट को ब्रूटली किल कर दिया गया, बीहेड कर दिया गया। इस एज के लिटरेरी पॉइंट्स ऑफ बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्री जो थी वो कंटिन्यू थी।
ऐसा नहीं कि राजा चला गया तो राइटर्स का भी जो वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। राजा के जाने के बाद भी इस एज में लिटरेरी डेवलपमेंट्स होते रहे थे, जिसमें कि प्रोज है, सोनेट्स है, ये सारा कंटिन्यू होते रहा। तो ये कैरोलिंग पीरियड इसी टाइप से राजा के डेथ के साथ एंड हो जाता है। पीरियड के बाद अब आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। चार्ल्स के डेथ के साथ ही ये पीरियड खत्म हो जाता है। कॉमनवेल्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आफ्टर द वार, सिविल वार, चार्ल्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको किल कर दिया गया, इनको मार दिया गया। ऐसा उसके बाद इसलिए हुआ क्योंकि वहां की जनता जो थी, वो पार्लियामेंट थी, वो दोनों सब लोग मिलके चार्ल्स के खिलाफ हो गए थे और वहां के राजा हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे दुख को नहीं सुन रहे हैं, हम इनसे खुश नहीं हैं, इनका ऑर्डर्स हमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली मानना पड़ जा रहा है, वो पर्सनल रूल कर रहे थे। इसीलिए सिविल वार का एक रीजन बना कैरोलिन पीरियड में। तो उसी के बाद अब आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। हम एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो एक कॉमन मैन हो। तो एक नया लॉर्ड प्रोटेक्टर का पोस्ट आया जिसमें ओलिवर क्रमवेल जो थे वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बने इस कॉमनवेल्थ पीरियड में। इन्होंने आते के साथ क्या किया, सबसे पहले थिएटर्स को बंद करवा दिया। ये जो पीरियड था ये 11 साल का पीरियड था, 1649 से 1660 तक इसका पीरियड था कॉमनवेल्थ पीरियड का। इस पीरियड में थिएटर तो बंद हो गए, लेकिन पैम्पलेट का कॉन्सेप्ट, न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट जो है वो चलने लगा, क्योंकि यहाँ के कॉमनवेल्थ लोग जो थे वो एक एक दिन का खबर, एक एक पल का राज्य में क्या चल रहा है वो जानना चाह रहे थे। तो पैम्पलेट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू सारा खबर उन लोगों तक पहुंचाने लगे, जिसके कारण ये कॉन्सेप्ट फेमस हो गया। इस एज में तो था पुरिटन्स का स्ट्रिक्ट रूल था, जो कुछ भी हमारे लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में इनका जो था वो कुछ ही साल तक इनका रूल चला। उसके बाद इनका बेटा रिचर्ड क्रमवेल जो है वो, उनकी बारी जब आई तब लोग कहने लगे कि हमें अगर बेटे के बेटों को ही राज्य अगर देना है चलाने के लिए तो हम अपने ओरिजिनल किंग को क्यों ना दे। तो उन्होंने वापस से बुलाया किसको, मोनार्की सिस्टम का रिस्टोर हो जाता है वापस से। चार्ल्स द्वितीय को, जो कि किंग चार्ल्स के बेटे थे, उनको वापस से थ्रोन दे दिया। चार्ल्स सेकेंड को वापस से किंग बना दिया गया। तो ये मोनार्की सिस्टम जो है वापस से रिस्टोर हो गया। इसके आने वाले एज में, तो इसके बाद वाले एज को रिस्टोरेशन एज कहा गया। इस एज में लिटरेरी डेवलपमेंट जो थी वो भी कम नहीं थे। मेटाफिजिकल पोइट्री, सोनेट्स और बहुत सारे जो थी लिटरेरी वर्क्स इसमें फेमस हुए। तो आगे वाले पीरियड में रेस्टोरेशन एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम रेस्टोरेशन एज इसलिए पड़ा क्योंकि मोनार्की सिस्टम वापस से रिस्टोर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले जो एजेस हो गए मोनार्की सिस्टम जिसमें रिस्टोर हो जाती है वो रेस्टोरेशन एज कहलाता है। ये आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल